समकालीन दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, यानी कि हम देखेंगे किस तरीके से दक्षिण एशिया में और दक्षिण विश्व में एशिया किस तरीके से दुनिया में नंबर 1 देश के रूप में उभर रहा है या फिर पावरफुल देशों में आ रहा है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें हमें स्टडी फॉर आर्ट्स के नाम पे, और टेलीग्राम हमारी ज्वाइन कर लें जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि ये जो पीडीएफ वगैरह है, जो पीपीटी है, वो मैं सीधा वहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम आकाश गिरी है और मैंने पोल साइंस हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, एजुकेट करता हूँ, एजुकेटर हूँ मैं। ग्रेजुएशन मैंने पोल साइंस ऑनर्स से करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा है मेरे 4 साल से, मैं पिछले टीचिंग कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, दक्षिण एशिया देखते हैं। यहाँ पे मैप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, तो आप इस मैप में पा रहे होंगे कि एक कलर किए गए कंट्रीज हैं, ये दक्षिण एशिया की कंट्री है। ठीक, और दक्षिण एशियाई कंट्रीज में आते हैं, अगर मैं देखूं, आप डिस्प्ले पे देख भी पा रहे हो कि उनके देश हैं भारत, पाकिस्तान, भूटान। देखो, भारत एरा, पाकिस्तान एरा, भूटान एरा, बांग्लादेश ये है, नेपाल ये है, अफगानिस्तान ये है। करीब 8 देश हैं। इन 8 देशों की भौगोलिक स्थिति देखनी है किस तरीके से, आप ये देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ बच्चों, मेरी S4A की नाइट हाउस कि ये एक नीचे से, तो दक्षिण एशिया की जो नीचे है, भारत के नीचे से वो पूरा ओशियन है। अगर आप यहाँ वेस्ट में देखोगे, ईस्ट में, तो हाँ बे ऑफ बंगाल है पूर्व में, और पश्चिम में अरेबियन सी है, अरब सागर है। और अगर मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर में हिमालय पर्वत हैं आपके, उत्तर में आपके हिमालय पर्वत हैं, जम्मू कश्मीर, नेपाल होते हुए भूटान के उधर आते आते ये आपके क्या है, हिमालय पर्वत है। एक तरीके से जो ये है, क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया एक धनी है किस चीज का, एक भौगोलिक स्थिति का धनी है। यहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, चाहे यहाँ तेल की बात हो, चाहे कोयला की बात हो, भारत के अंदर पाया जाता है, स्टील, लो आयस्क की बात हो। ठीक, अब देखते हैं कि मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर राजनीतिक स्थिति देखनी है कि राजनीतिक स्थिति किस तरीके से स्थिर नहीं हो पाती दक्षिण एशिया के देशों में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सभी देशों में लोकतंत्र तो है, ज्यादातर दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें लोकतंत्र है, लेकिन राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं है, कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे पाकिस्तान है हमारा, अफगानिस्तान है, इन देशों में ये उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हमें जब हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कभी तख्ता पलट हो जाती है, तो कभी लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है। और जो ये लोकतांत्रिक सरकार है, तो कभी कभी ये लोकतांत्रिक सरकार के ही भ्रष्टाचार हो जाता है, और वहां की सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायालय होता है वो दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इनको दोषी कर लिया जाता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में पहले संवैधानिक शासन तो नहीं था, राजतंत्र शासन था, लेकिन वहां पे माओवादियों ने आंदोलन कर करके वहां संविधान लेके आए और संवैधानिक शासन स्थापित करा, और फिर वहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया। मालदीव जो कि 1968 में सल्तनत हुआ करता था, उसके बाद से वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ। भूटान में राजतंत्र है, बट सबसे शांति प्रिय देशों में से गिना जाता है। ये आप डिस्प्ले पर फोटो देख पा रहे होंगे, ये हमारे तो नहीं, ये चाचा है, ये चाचा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं पूर्व, जिनको नवाज शरीफ कहा जाता है। ये भारत की तरफ देख के हमेशा बोलते थे, शराफत नहीं दिखाते थे, कभी सीने पे गोली चलवा देते थे तो कभी कुछ। ठीक है, लेकिन ये जितना इनके नाम में शराफत है, शरीफ है, ये उतनी शरीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तान की जेल भ्रष्टाचार के आरोपी में 10 साल की सजा सुनाती है। ये देखिए, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में बिठाने के बाद भी अपने देशों को नहीं छोड़ते, कहते हैं आना चाहिए, कहीं से भी है, डजंट मैटर, बाद में देखा जाएगा। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान 1947 में ही बना था भारत के साथ, और आज आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की कितनी खस्ता हालत हो रखी है। वहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता अगर हम सिंधु जल समझौता नहीं करते। खाने के लिए वहां लाले पड़े हुए हैं, महंगाई, आटे के दाम सबसे ज्यादा आसमान छू रहे हैं, फिर भी वहां अपनी राजनीति है, भारत से उन्हें दुश्मनी लेनी है। अरे भैया, भारत तो ठीक है, भारत ने तो तुम्हें कर दिया अलग और वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन तुम तो अपना देखो।
आजादी के बाद पाकिस्तान में जनरल का शासन ज्यादा रहे। सबसे पहले अयूब खान ने अपना शासन हाथ में ले लिया था, याहिया खान ने उनका तख्ता पलट कर दिया। 71 में बांग्लादेश संकट हुआ तो वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार बनी जुल्फिकार अली भुट्टो की, लेकिन जियाउल हक ने सरकार का जनरल जियाउल हक ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। भैया ये तो कभी सेना कभी आदमी, कभी सेना या आदमी के पीछे लड़ते रहते हैं। ठीक ऐसे यहाँ पे बेनजीर भुट्टो की सरकार बनती है। एक मिनट, ऐसे यहाँ बेनजीर भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ता में आ जाते हैं। नवाज शरीफ की लोकतंत्र सरकार का गठन करते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वहां पे लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक, यानी कि पाकिस्तान की देखें तो कुछ हालात ठीक नहीं है लोकतंत्र के मामले में। वहां कभी ये सरकार तो कभी सेना, कभी सरकार तो कभी सेना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे होंगे कि हमारा भारत का झंडा है, झंडा ऊंचा रहे, विश्व विजय तिरंगा हमारा सबसे ऊंचा झंडा हमारा। ठीक, ये 1971 के युद्ध की बात है, सॉरी 91 में जब कारगिल संघर्ष हुआ था, कारगिल तब की बात है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती सौहार्द की भावना से पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं और एक तरफ हमारे गोलियां देते हैं सीने पे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र, लेकिन इन 99 की लड़ाई में हमने भी चटनी चटा दी थी पाकिस्तान की सेना को, और 1971 के युद्ध में तो बड़े तरीके से धूल चटाई थी। क्यों? हमारे पास इनसे कम सैनिक देते हैं सीने, हमारे पास इनसे कम सैनिक और इनको फिर भी हम घुटने टिकवा देते हैं। इनके 90,000 से ज्यादा सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं 1971 के युद्ध में। ये अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी सेना के होते हुए भी कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न हो पाने के कारण क्या है। तो भैया धर्मगुरु, सेना और भूस्वामियों का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है वहां की राजनीति में। जब लगता है कि सरकार कुछ अच्छा करने जा रही है तो वहां पे सेना तख्ता पलट कर देती है। ठीक है, धर्मगुरु, धर्म के अनुसार इनकी चलना होता है, धर्म को इन्होंने सबसे पहले माना है। अगर भारत की बात करें तो भारत 1947 में आजाद होता है और अपने आप को धर्मनिरपेक्षता देश बोलता है और बोलता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। दूसरा, आतंकवाद का समर्थन करता है, दुनिया आतंकवाद की फैक्ट्री बोलती है पाकिस्तान को, इसलिए वहां पे सबसे बड़ी कठिनाई होती है लोकतंत्र की स्थापित होने में, और इसलिए शायद यही एक पाकिस्तान की विकास में सबसे बड़ी अवरुद्ध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है पाकिस्तान के। दुनिया में किसी भी बड़े देशों का सहयोग नहीं मिलता कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो। अगर पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित होता है तो वो देश पाकिस्तान को अपनी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार का कारण सबसे बड़ा है, भारत की से पीछा करना होता है, जो भारत करना होता है उसी यही करना होता है, लेकिन खुद की थाली में खाने को नहीं है, दूसरी थाली में से देखना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं संबंध थोड़े भारत और पाकिस्तान के। ये इमरान खान है जो आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। सबसे पहला संघर्ष जो हुआ था वो कश्मीर विवाद को लेकर हुआ था, जो कि पाकिस्तान के कश्मीर ने पीओके एक हिस्सा कर लिया था, जो विवाद का हिस्सा बना हुआ था। 1965 में युद्ध होता है, 71 में युद्ध होता है, 99 में कारगिल संघर्ष हो जाता है और भारत के साथ सिंधु नदी को लेकर विवाद रहा है, सीमा विवाद हमेशा से रहा है, आतंकवाद हमेशा सबसे विवाद रहा है। पीओके ये वाला जो आप देख रहे हैं, इस चीज को लेकर 1947 की छोटी सी लड़ाई में इसको कब्जा कर लिया जाता है राजा हरि सिंह के टाइम पे, और तब से पीओके का हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्रियों से भी गलती हो जाती है, उन लोगों ने इसको मांगा नहीं 71 के चुनाव में, जो आराम से 71 की लड़ाई में आराम से मांग सकते थे। ठीक है, ये जब मैंने आपको बोला कि 99 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी इस बस में बैठ के गए थे लाहौर और यहाँ से उन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट करी थी, तो ये थोड़ी सी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट, डिप्लोमेटिक भूल, कि नहीं पता था कि पड़ोसी ऐसा छुरा भोंकेगा। ठीक है, सहयोग के एरिया क्या थे? सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, ताशकंद समझौता जो कि 1966 में हुआ था, सॉरी 65 की जगह यहाँ 66 कर लीजिए। ठीक है, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, दिल्ली लाहौर बस सेवा 1999, सांस्कृतिक मनोरंजन सिनेमा हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं इनके साथ। ठीक है,
नेक्स्ट आओ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आप जो देख रहे होंगे ये यहाँ से पूरा बांग्लादेश है, जितना भी ये देख रहे होंगे ये यहाँ से जितनी भी ये लाइन दिख रही है आपको ये बांग्लादेश है। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा हमारे देश से लगती है। 71 में इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है, समझे थोड़ा सा कैसे है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पाकिस्तान बना था तो धर्म के आधार पर बना था और हम इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। और इस इलाके में जो पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे वो लोग बोलते थे हम बंगाली। क्या बोलते थे? बंगाली भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा का वो लोग इस्तेमाल करते थे। और जब वो बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, बंगाली संस्कृति थे, तो पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने इनके ऊपर अपनी संस्कृति और अपनी भाषा थोपना चाहा। ये तो अजीब बात थी, कोई कैसे छोड़ दे अपनी भाषा। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध करना स्टार्ट करा। और 70 में चुनाव होते हैं और आवामी लीग सबसे ज्यादा सीट जीतती है, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान वाले विरोध कर देते हैं। अरे दादा, इनका तो ऐसे ही खेल चलता है, कभी वो इसका विरोध कभी वो इसका विरोध। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस चीज को लेकर उन्होंने विरोध करा और यहाँ पे हो गया संकट स्थिति और भारत ने अपनी मदद दे दी थोड़ी सी, तो ये बांग्लादेश बन गया। और जब बांग्लादेश बना तो 71 में जब आजाद हुआ, 71 में बना, तो इसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश की घोषणा करी। बहुत अच्छी, भारत की राह पे तो चल रहा था। लेकिन भैया यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं और 75 में संविधान में परिवर्तन करके संसदीय की जगह अध्यक्षात्मक लाते हैं और सभी पार्टियों को यहाँ कर देते हैं गैर कानूनी। भाई विरोध हो रहा था, हुआ विरोध हुआ, सेना ने करा तख्ता पलट और जियाउर रहमान आए यहाँ पे शासन में। उसके बाद HM इरशाद आते हैं, वो भाई सैन्य शासन चालू हो जाता है। और 91 में फिर से बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना होती है और यहाँ पे कर दिया जाता है संविधान में संशोधन और बहुत ज्यादा पार्टी यानी बहुदलीय व्यवस्था को फिर से अपना लिया जाता है। ठीक, अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। हजारों बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। कब की बात है? 1971 में, जब भारत ने कहा कि भाई देखिए तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, जब तक आपका सही नहीं हो जाए तब तक ये बाहर रह सकते। लेकिन वो यार वापस जाने का इन्होंने नाम ही नहीं लिया। इस शेख हसीना से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिल रहे हैं तत्काल, ठीक है, और बोल रहे हैं भैया वापस बुला लो उनको, तो काम चल रहा है। नदी जल विवाद, सिंधु जल, गंगा जल नदी, गंगा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों का हमारा विवाद रहता है। देखो भारत ने बोला कि भैया तुम्हारे पास गैस की ज्यादा है तो तुम हमें दे दो, तुमने मना कर दिया। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा ही दिखा देता हूं। यहाँ ये देखोगे तो यहाँ है ना, भारत के पास छोटी सी ऐसे चिकन, ठीक है, ये छोटा सा रास्ता है। तो भारत ने बोला कि हमारी सेना को नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए पर थोड़ा सा यहाँ से रास्ता दे दो, तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं देंगे। तो इसको लेकर विवाद हुआ कि भारत तुम्हारे साथ हर जगह हर टाइम पे हर चीज के तरीके से खड़ा रहा, लेकिन तुम यार थोड़ी सी भी इंसानियत, थोड़ी सी भी दोस्ती नहीं दिखाते। तो इनने कहा कोई बात नहीं। अवैध तस्करियां होती है सबसे ज्यादा गायों की, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा तार फेंसिंग हमारे बॉर्डर पे नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड हमारी BSF फ्रंट लाइन लगी रहती है सुरक्षा में, वो जितना ज्यादा करते उतना ज्यादा मेरे को लगता है कि कोई और नहीं करता होगा। ठीक है मेरे लाल लालियों। सहयोग की बात करें तो जल संधि हमारी फरक्का इनके साथ है, आर्थिक व्यापार इनके साथ होते हैं हमारे, आपदा प्रबंधन और मुद्दों पर पर्यावरण पे एक दूसरे पे साथ रहते हैं। 2015 में सीमा समझौता हुआ था कि बांग्लादेश के कुछ गांव भारत में आ जाएंगे और भारत के हम बांग्लादेश को जमीन हस्तांतरण कर देंगे, जिसको बोला गया भूमि सीमा समझौता। क्लियर? ठीक है, ठीक है मेरे मित्रों, बिल्कुल 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 मेरे मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है कि भाई किसके साथ कब हुआ था, कौन सा समझौता कब हुआ था पड़ोसी देश के साथ। तो ये बने रहे आप मेरे साथ अंत तक, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका की बात करें तो हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका देखो 1948 में आजाद होता है ब्रिटिश से, और 1948 में आजाद होता है। तो आजादी के बाद वहां पर लोकतंत्र आया। पहले इसको सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष काफी ज्यादा था और वो था दो ग्रुपों में, एक स्थानीय कम्युनिटी जिसका नाम सिंगली था, दूसरा तमिल। तमिल वो थे जो भारत से गए थे,
ठीक है, संघर्ष के कारण भी देख लेते हैं। आप ये फोटो देख रहे होगे, ये राजपक्षे है, यहाँ इसको लिट्टे दिखा रहे हैं टाइगर से, और शेर को तमिल स्थानीय कम्युनिटी दिखा रही है। दोनों में बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंगली स्थानीय समुदाय था, वो मानते थे कि तमिल बाहर से आए हैं और तमिल को राजनीतिक अधिकार से दूर रखा जाए, जिसके लिए तमिल अलग देश की मांग करने लग गया, अलग राज्य की मांग करने लग गया। तो उन्होंने बना लिया लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जो कि एक आक्रामक संगठन था। आक्रामक मतलब कि भैया ये हिंसा प्रिय संगठन था, इसको हिंसा अच्छी लगती थी, और ये उग्रवादी संगठन था, उग्र तरीके से, जिसको, लेकिन अब वर्तमान में लिट्टे खत्म हो चुका है। ठीक, वर्तमान में लिट्टे खत्म हो चुका है, और लेकिन वहां की तत्कालीन सरकार 1987 में हमारे भारत की तत्कालीन सरकार से उन्होंने मदद मांगी, और भारत ने भेजा IPKF, दैट्स मींस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि राजीव गांधी की सरकार थी। लेकिन इसको बिना लक्ष्य करे वापस बुला लिया जाता है 1989 में, जिसको शांति सेना कहा गया था। देखो ये जारी है। लेकिन श्रीलंका सरकार 2009 में घोषणा करती है कि गृह युद्ध खत्म हो गया और LTTE प्रमुख को मार दिया गया है। अब स्थिति देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने उदारीकरण किया था अपनी अर्थव्यवस्था का, जनसंख्या पर नियंत्रण, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा है। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो श्रीलंका की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, कर्ज के अंदर इतना दबा हुआ है कि उसका उभरना बहुत मुश्किल है, जब तक अन्य उसके साथ सहयोग ना करें। ठीक है, भारत भी उसका खूब सहयोग करता है, लेकिन उसे कहते हैं ना, अच्छा दोस्त किसको लगता है, बुरे के पास सबकी जाना होता है। तो वो भी चाइना के पास चला गया बेचारा, भटकता भटकता, तो उन्हें चाइना ने गलत फायदा उठा लिया उसका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच की संबंध की बात करें तो संबंध सही है, एक दूसरे से डिफरेंट टूरिज्म और ट्रेड में बात करते हैं, सहयोग करते हैं, पाक जल संधि दोनों के बीच में। भैया नेपाल भारत का बहुत ज्यादा पड़ोसी, अच्छा और मित्र है। एक भारत का एक ऐसा देश है जिसके साथ बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आया जा सकता है। ठीक है, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो उसका एक भी हिस्सा समुद्र से नहीं लगता, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, जिसके लिए भारत उसका बहुत ज्यादा सहयोग करता है। संवैधानिक राजतंत्र हुआ, जन आंदोलन हुए, राज्य द्वारा दावा किया जाता था 2006 में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है, 2006 में संविधान बना लिया जाता है। ठीक है, लेकिन होता ये कि 2015 में फिर से इन्होंने नया संविधान, अरे चाचा ना, ये जो दिख रहे हैं ये इन्होंने मजाक समझ रखा है संविधान को, बहुत अच्छा, कि जब मर्जी बनाओ, जब मर्जी रटाओ, जब मर्जी दे दो। अरे इनको पता भी है संविधान क्या होता है। हमसे सीखो, भारत से आज तक 75 साल हो गया आजादी को, 73 साल संविधान लागू हो गया, हमने बदला कभी नहीं। जरूरत पड़ती है संविधान संशोधन कर लेते हैं ना, आज भी वही संविधान है हमारा। अरे सीखो भारत जैसे देश से। और ये देख रहे हैं, ये भारत के नक्शे को बोलते हैं, इसमें भारत गलत तरीके से दिखा रहे हैं अपना। अरे इनको क्या पता, पढ़े लिखे होते नहीं है, अनपढ़ हो जाते हैं, बन जाते हैं और बोलते हैं हमारा, सस्ता नशा कर लेते हैं। इन्हें तो हमारे भारत के बच्चों से पूछना चाहिए कि हमारे मैप में कैसा है, हमारा मैप का हिस्सा कौन सा भारत। हमारे भारत के बच्चे बहुत टैलेंटेड है बेटा। सिटी टीवी पे शो आता है ना, उसे देख लिया करो कभी कभी जाके। कौटिल्य गुरु हमारे छोटा सा बच्चा है हमारे यहाँ का, ठीक है, वही तुम्हें बता देगा कौन सा हिस्सा कहाँ का है। अरे हमसे ही सलाह ले लिया करो थोड़ी सी, हमारे देश के लोगों से, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है। भारत और नेपाल की बात करें, संबंध की आधिकारिक रूप से मानचित्र घोषणा करी और उसने भारत के कई सारे हिस्सों को अपने देश का हिस्सा बता दिया, जैसे काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक। ये उत्तराखंड के हिस्से हैं, उत्तराखंड में इनका हिस्सा है, लेकिन ये अपना बोलता है। दूसरा नेपाल बोलता है भारत अंदरूनी मामलों में दखल देता है, और नेपाल और चीन की दोस्ती को लेकर कई बार तकरार स्थिति हो जाती है। ठीक है, सहयोग की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश हमेशा सहयोग करता है, बोलता है छोटा भाई है, कोई बात नहीं, आज गलती करता है कल सुधर जाएगा। लेकिन ये बार बार चीन की दूसरे की कहावत में आके बोलता है कि नहीं, हम नहीं कहेंगे। एक बार देखना ही मिल गया था इसको। ठीक है, भारत का नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने इसे हमेशा सहयोग करा है, योजना में मदद करता है, रोजगार पर्यटन में मदद करता है, मैंने बोला बिना वीजा और पासपोर्ट। मालदीव कुछ खास नहीं है, मालदीव भी देख लेते हैं। 1968 में सल्तनत हुआ करता था, उसके बाद रिपब्लिक बना, 2005 में बहुदलीय प्रणाली अपनाने के लिए दिया, और एमडीपी में राजनीतिक मामलों पर प्रभुत्व है। एमडीपी एक पार्टी है जिसको बोला जाता है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी।
2005 के चुनाव में विरोधी दल को मान्यता दी कि हाँ। अब क्या हुआ कि 88 में मालदीव के अंदर संघर्ष स्थिति हो जाती है, संघर्षपूर्ण स्थिति हो जाती है, चुनाव होने होते हैं और वहां पे श्रीलंका से भाड़े के सैनिक मंगा लिए जाते हैं और षड्यंत्र हो जाता है। भारत ने इसको सफल बनाया 88 में अपनी सेना भेज के। आर्थिक टूरिज्म मत्स्य उद्योग में होता है। 2020 में हस्ताक्षर करे हैं समझौते पे। भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, छोटा देश है, हरित है, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन निगेटिव है यहाँ पे, लेकिन 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना है, संविधान बना है। हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दोनों में समझौतों में भारत भूटान को हमेशा अनुदान देता है कि भैया ग्रांट के रूप में ये लो, आप अपना विकास करो, छोटा सा देश है पड़ोसी। हमारी तो यही रीत रही है, वसुधैव कुटुंबकम, छोटे देश सबसे बढ़िया होते हैं। हमारे पड़ोसियों वाली हमारी नीति, अगर हमारे यहाँ कुछ खत्म हो जाता है तो हम पड़ोसी से, यहाँ चीनी खत्म हो जाती है तो पड़ोसी से चीनी मांग लेते हैं। लेकिन कई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो नाक में उंगली कर करके दम में दम कर देते हैं, तो उनको हमें उसी हिसाब से सिखाना भी पड़ता है। हम सिखाते भी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है वो एक ऐसा देश। अफगानिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है और आप देख ही पा रहे हो कि अफगानिस्तान की कंडीशन कैसी है। अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानी शासन है, जिसको अमेरिका की सेना 2021 में 15 अगस्त के बाद वहां से उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया है, जिसकी वजह से वहां पर संकट बहुत ज्यादा गहराता गया है। वहां खाद्यान्न से लेकर हर चीज का संकट है, भूखमरी जैसी तादाद है, ठीक है। अमेरिका ने तालिबान का कब्जा, मानव अधिकारों का कोई सम्मान नहीं है वहां। तालिबान तुम्हें पता है एक तरीके से खूंखार होता है, लेकिन अफगानिस्तान और भारत की संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। तालिबान भी भारत को धन्यवाद बोलता है कि भारत ने अभी टनों की तादाद में, मात्रा में अनाज भेजा है अफगानिस्तान को, ताकि जो वहां के बच्चे हैं वो भूख से ना मरे, वहां के जो लोग हैं वो भूख से ना मरे। इसमें भी पाकिस्तान राजनीति कर रहा था अपनी। हमने पाकिस्तान से बोला कि भैया हमें थोड़ी सी रास्ता दे दो, हमारे ट्रक अफगानिस्तान जाएंगे सामान लेके, तो वो कह रहे नहीं, तुम्हारे ट्रक नहीं जाने देंगे। अरे इनको मानवता है, इनको मानवता से कुछ पता भी है? पाकिस्तानियों को बस इन्हें आतंकवादी पैदा करने आते हैं, दूसरों पे हमले करवाने आते हैं। हमने बोला यार दे दो थोड़ा सा रास्ता, निकल जाएंगे। अरे यार वो कह रहे हैं कि तुम अपने यहाँ तो हमारे ट्रकों में भेजो या अफगानिस्तान के ट्रक बुलाओ। क्या मूर्ख आदमी है रे, जितना पेट्रोल उनको, जितना डीजल लाने में फूकेगा उतना तो हो ही जाएगा, दोबारा लोड करो अनलोड करो। तो इन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से नखरे कर रहा था, तो पता है पाकिस्तान को, दुनिया को पता है कि क्या है, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, फिर बोलता है हमारे यहाँ से क्यों नहीं लेके गए। अरे दुनिया को पता है। तो हमने ईरान का रास्ता चुना और ईरान के रास्ते से हमने उसको अफगानिस्तान को खाद्यान्न भेजा और काफी टनों की तादाद में भेजा और वहां के बच्चों को जीवन दान दिया। हमने वहां की संसद भवन बनाई, अफगानिस्तान की बांध बनाते हैं, ये सहतूत और सलमा बांध हमारी फ्रेंडशिप बांध है, दिखाते हैं, जो कि वहां पे पानी को पूरा करेंगे, पीने के पानी को बनाएंगे, पेयजल और सिंचाई में भी सहयोग करेंगे। हमने 50 लाख की तादाद में कोरोना वैक्सीन गिफ्ट दी है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण भारत के द्वारा वहां पे कराया जाता है, ठीक है। ये मेरी तरफ से कोशिश थी आप सभी के लिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव तरीके से आप लिए डाटा उपलब्ध करा सकूं, आपके लिए वीडियो बना सकूं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, वीडियो देखा हो, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा कि वीडियो में क्या दिक्कत थी या कैसा लगा, आप रिव्यू दीजिए, क्योंकि आपकी जो रिव्यू है वो हमारे अंदर 4 गुना जान फूंक देती है कि हम आपके लिए वीडियो तैयार करें। कम आते हैं, कम लेके आते हैं, लेकिन लेके आते हैं कि पावरफुल हो, अच्छे हो, मजे आए पढ़ने में, एक बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी जरूर खत्म कीजिए, ये अति आवश्यक है, क्लियर। और अपने दोस्तों, मित्रों, सहयोगियों को जिसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता उसको भी बोलिए कि आप जाइए स्टडी फॉर आर्ट्स को। कौन सा चैनल सुन लीजिए, स्टडी फॉर आर्ट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहां आकाश भैया पढ़ाते हैं। और आकाश भैया मतलब ऊपर, नीचे नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ, ठीक है। चलिए फिर।